A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति है ना गोदान के रचनाकार कौन है। हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है बच्चों प्रेमचंद, ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल बच्चों, गोदान हम सभी जानते हैं। गोदान जो है किनकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेमचंद, है ना। गोदान इनकी बच्चों एक सुप्रसिद्ध उपन्यास। गोदान क्या है, एक उपन्यास। क्लियर है। चलिए बच्चों बात आती है फणीश्वरनाथ रेणु की। फणीश्वरनाथ रेणु हमारे बिहार के अररिया जिले के थे, है ना। बच्चों इनको आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंचलिक उपन्यासकार। बच्चों मैं एक बता दूं, इनका एक फेमस उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल ये इन्हीं की रचना है। क्लियर है। अब है महादेवी वर्मा। तो बच्चों महादेवी वर्मा को हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि यामा पर महादेवी वर्मा को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। और हाँ दिनकर जी ये भी हमारे बिहार के ही कवि हैं, है ना। और कवि क्या, ये तो राष्ट्र कवि हैं, पूरे देश के राष्ट्र कवि है ना। बच्चों इनको जो है उर्वशी उर्वशी काव्य पर इनको है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। जो अगला प्रश्न है, मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं थे, वाक्य में त्रुटि सुधारें। देखो मैं तुम्हारे घर आया था किंतु तुम मिले नहीं। बच्चों मैं बता दूं इसमें जो है उपवाक्य संबंधित त्रुटि है ना, और दूसरा अल्प विराम संबंधित त्रुटि है ना, विराम संबंधी विराम चिन्ह। क्योंकि मैं तुम्हारे घर आया है ना, यहाँ पे अर्ध विराम का साइन होगा। अर्ध विराम का साइन ये होता है, इस तरह से ये होता है अर्ध विराम का साइन, और ये होता है अल्प विराम का साइन। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन ए है बच्चों, मैं तुम्हारे घर आया पर तुम थे नहीं। ऑप्शन बी मैं तुम्हारे घर गया कि तुम नहीं मिले। ऑप्शन सी मैं तुम्हारे घर आया और तुम वहाँ नहीं थे। ऑप्शन डी मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बच्चों, एक चीज़ तो हमें तय है कि यहाँ पे जो होगा वो अर्ध विराम होगा ना। तो अर्ध विराम तीन ऑप्शन में ए सी और डी में। अब देखिए कि कौन सा सेंटेंस जो है सुटेबल बैठ रहा है। मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे, यानी इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, है ना। मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। बच्चों प्रश्न संख्या 3, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए, है ना। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। चलिए ऑप्शन ए है संजोड़ योग, ऑप्शन बी है समजोड़ योग, ऑप्शन सी है समजोड़ योग, है ना। ऑप्शन डी है समजोड़ योग। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, है ना, समजोड़ योग। चलिए देखिए समजोड़ योग क्यों होगा, ये कौन सा संधि है। सबसे पहले तो बच्चों ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि।
है ना। अब देखिए कहा जाता है कि माँ के बाद, है ना, किसी वर्ण का पहला या पांचवा अक्षर हो तो माँ किस में बदल जाता है, अनुस्वार में या ना में बदल जाता है। तो इसीलिए सम के बाद योग आया तो क्या हो गया, संयोग हो गया। क्लियर है। चलिए, ये व्यंजन वर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें व्यंजनों का मेल हो रहा है ना, व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है, इधर माँ और इधर यह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द, आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द क्या होगा। एकल शब्द मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द, बताइए। ऑप्शन ए अतिवृष्टि, ऑप्शन बी अतुल, ऑप्शन सी बागदान, ऑप्शन डी अपव्ययी। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आवश्यकता से अधिक। बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो अतिवृष्टि, है ना। आवश्यकता से अधिक अतिवृष्टि, है ना, और आवश्यकता से कम अल्पवृष्टि। इसका अगर मैं अपोजिट बोलूँ तो क्या होगा, अल्पवृष्टि, है ना, अल्पवृष्टि। क्लियर है। अच्छा बच्चों, अब अतुल के लिए कोई एक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अतुल किसे कहेंगे बच्चों, जिसकी माप तौल ना हो सके, है ना, माप तौल ना हो सके। क्लियर है। चलिए अगला है वागदान। वागदान का अर्थ होता है बच्चों वचन देना, है ना। वागदान का अर्थ क्या होता है, वचन देना। समझ में आया। ऑप्शन डी है बच्चों अपव्ययी। अपव्ययी का अर्थ होता है व्यर्थ व्यय करने वाला, व्यर्थ व्यय करने वाला, व्यय मतलब खर्च, है ना, व्यर्थ व्यय करने वाला अपव्ययी कहलाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न जी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया के मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी धातु है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही बच्चों, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। देखिए कोई भी धातु जो होता है बच्चों वो मूल शब्द होता है। जैसे मान लेते हैं खाना, तो खाना का धातु क्या है, खा धातु। अब इसमें अगर हम ना प्रत्यय लगाते हैं बच्चों तब बनता है खाना। समझ में आया। पीना, पीना का मूल धातु क्या है, पी है। अगर इसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पीना, है। तो पीना हो गया क्या, क्रिया, पीना क्या हो गया, क्रिया हो गया। खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्लियर है, हैं? खेल, खेल जोड़ना तो क्या हो जाएगा, खेलना। खेल जोड़ना खेलना, खेलना क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्रिया हो जाएगा। समझ में आना। यानी कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, है ना। इसमें जब कोई प्रत्यय लगाते हैं तब ये क्रिया बनता है ना। धातु में जब हम कोई प्रत्यय लगाते हैं तभी वो क्रिया बनता है। धातु प्लस ना इक्वल टू क्रिया, बस इतना याद रखना है। धातु जोड़ ना क्या होगा, क्रिया होगा, है ना। अगर धातु में ना प्रत्यय लगाते हैं तभी क्रिया का निर्माण होता है। चलिए चलिए बच्चों, अब हम लोग छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है बच्चों, दिए गए चार विकल्पों में से एक का बहुवचन कौन होगा, एक का, है ना, एक का बहुवचन क्या होगा। बहुत सिंपल, बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों। आप लोग इसका आंसर ये फटाफट बता सकते हो, मेरे ऑप्शन पढ़ने से पहले ही बता सकते हो आप लोग। बच्चों इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बहुत, ऑप्शन बी है अनेक, ऑप्शन सी है ज़्यादा, ऑप्शन डी है दो। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक का बहुवचन क्या होगा बच्चों, एक का बहुवचन अनेक होता है। एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक होता है। क्लियर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, वह सप्रमाण सहित वाक्य की त्रुटियां सुधारे, है ना। निम्नलिखित में से सप्रमाण सहित वाक्य की त्रुटि कौन सा है भाई, उसको बताना है। ऑप्शन ए वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अब गलत है या सही है ये तो आप बताओगे ना, मैं कैसे बता दूँ। चलो,
ऑप्शन बी, वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, हैं? ये इसे क्या मानते हो, सही मानते हो? ना ना, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। अब मैं पूछती हूँ कि जब सप्रमाण यहाँ लगा ही दिया, यहाँ के साथ लगाना जरूरी था क्या? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सप्रमाण सहित वाक्य की त्रुटियां सुधारें। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, है ना, प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, है ना। अब प्रमाण के साथ करने की क्या जरूरत थी, है ना, प्रमाण के साथ नहीं, प्रमाण सहित। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे के नहीं रहता तो ये सही हो जाता, यहाँ के नहीं रहता। अब देखो यहाँ पे जब के साथ लगा ही दिया तो यहाँ सप्रमाण लगाने का क्या जरूरत था। यदि यहाँ सप्रमाण लगा दिया तो यहाँ के साथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर एक होगा, ए होगा, है ना। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। प्रमाण सहित का मतलब हुआ बच्चों सप्रमाण। प्रमाण सहित का मतलब क्या हुआ, सप्रमाण। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रशंसा, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशंसा का विलोम ऑप्शन ए है बच्चों द्वेष, ऑप्शन बी अधर्म, ऑप्शन सी अपामन और ऑप्शन डी निंदा। चलिए बताइए प्रशंसा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रशंसा का विलोम होगा बच्चों निंदा। क्या होगा? निंदा, है ना। प्रशंसा करना मतलब उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना, और निंदा करना मतलब उसके बारे में बुरी बुरी गलत गलत बातें बोलना, है ना, शिकायत करना। देखिए बच्चों, अब द्वेष, द्वेष का विलोम हम लोग पढ़ लेते हैं। द्वेष का विलोम होता है बच्चों प्रेम। अधर्म का विलोम धर्म। अपावन का विलोम बच्चों पावन। क्लियर है? आप इसमें से 4 का विलोम सीख लिए हो, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। चलिए ये तो बहुत इजी प्रश्न है भाई। कलेजे का टुकड़े मुहावरे का क्या अर्थ है? आप सभी अपने मम्मी पापा के कलेजे के टुकड़े हो। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अनुभवहीन होना, ऑप्शन बी खुश होना, ऑप्शन सी है बच्चों बहुत प्यारा, और ऑप्शन डी है खुशियाँ मनाना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कलेजे का टुकड़े होना, इसका राइट आंसर होगा बच्चों बहुत प्यारा होना, है ना। कलेजे का टुकड़ा, है ना, जिगर का टुकड़ा, ये सब एक ही है। इसका राइट आंसर होगा बहुत प्यारा, है ना। सारे बच्चे अपने माता पिता के कलेजे के टुकड़े होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, है ना। दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। है बच्चों, प्रश्न क्या है? श्रद्धावान को ही खाली स्थान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान को ही खाली स्थान की प्राप्ति होती है ना। श्रद्धावान को ही किसकी प्राप्ति होती है बच्चों, बताइए। ऑप्शन ए है बच्चों धन, ऑप्शन बी है संपत्ति, ऑप्शन सी है उपहार और ऑप्शन डी है ज्ञान। भाई श्रद्धावान, श्रद्धावान क्या किसको बोलेंगे? जिसके अंदर आस्था हो, है ना, जिसके अंदर लगन हो। तो भाई जिसके अंदर आस्था हो, लगन हो, वही, उसे किस चीज़ की प्राप्ति होती है बच्चों? उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। यहाँ पे क्या फील होगा बच्चों? ज्ञान ना। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्लियर है? चलिए बच्चे प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हम लोग। अत्याचार का दिए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। चलो ऑप्शन ए है अत्य जोड़ आचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद कौन होगा बच्चों? ऑप्शन बी है बच्चों अति जोड़ आचार, ऑप्शन सी है अत्याचार और ऑप्शन डी है बच्चों अति जोड़ आचार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, है ना, अति जोर आचार। ऑप्शन नंबर डी अति जोर आचार।
समझ में आया? ये कौन सी संधि है बच्चों? तो ये यन संधि है ना, स्वर संधि के अंतर्गत आता है ये। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयाद है, तो उसमें एक संधि होता है यन संधि, है ना। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा क्या? बिल्कुल अतिजोड़ आचार, है ना। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए। राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा खतरा खाली स्थान से है। ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी बंधुत्व, ऑप्शन सी आपसी प्रेम, ऑप्शन डी सौहार्दता। बच्चों ये कथन जो है ना बाबा साहेब का है, लेकिन जो बच्चे 10th का बुक पढ़े होंगे हिंदी का वो तो ये सब फटाफट बना देंगे, और यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो जो शब्दों को समझते होंगे, है ना, वो भी बना देंगे। भाई राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है निम्नलिखित में से? जातिवाद, बंधुत्व, आपसी प्रेम, सौहार्दता। बंधुत्व मतलब भाईचारा, आपसी प्रेम मतलब एक दूसरे से प्रेम करना, है ना। सौहार्द का मतलब होता है एक दूसरे से अच्छे ढंग से एक दूसरे के बारे में अच्छा व्यवहार करना, है ना, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना, है ना। सौहार्द की भावना मतलब मित्रता की भावना। तो बताओ राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा तो बी, सी और डी नहीं होगा। जब भी होगा बच्चों तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जातिवाद, है ना। जातिवाद जो है बच्चों हमारे देश की एकता का सबसे बड़ा खतरा है ना, जातिवाद। क्लियर है? ये कथन बच्चों बाबा साहेब का, अंबेडकर जी का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलिए ये तो मुहावरा है भाई। आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है बच्चों यज्ञ करना, ऑप्शन बी किसी के क्रोध को भड़काना, ऑप्शन सी पक्षपात करना, और ऑप्शन डी शुभ वस्तु पर घी गिरना। बताइए आग में घी डालना। बच्चों इसका राइट आंसर होगा, हमें भी पता है कि आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए लगता है आप लोगों ने ये काम कर रखा है इसलिए पता है। आग में घी डालना किसी के क्रोध को भड़काना, है ना। जब दो जन आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा जाकर के जो है बच्चों कोई और बात ऐसा ट्विस्ट कर दे उसके उनके झगड़ों में, है ना, तो इसी को बोले आग में आके घी डालना, है ना। यानी कि पहले से तो झगड़ा कर ही रहे, ऊपर से और भी उनको झगड़ा करा देना, है ना, उनके क्रोध को बढ़ा देना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा प्रश्न अगला है, प्रश्न संख्या 14, है ना। इनमें से कौन सी रचना जो है बच्चों स्वामी दयानंद की है? इसमें कौन सी रचना स्वामी दयानंद की है? ऑप्शन ए भारत मित्र, ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन सी सदादर्श, और ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। बच्चों ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ चुका है, इंट्रेंस में भी पूछ चुका है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। स्वामी दयानंद की रचना कौन सी है? बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश, है ना। ये प्रश्न बच्चों जीके का भी है ना, स्टैटिक जीके का भी ये प्रश्न है। इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद की है? तो ये बच्चों सत्यार्थ प्रकाश होगा, है ना। सत्यार्थ प्रकाश जो है बच्चों आर्य समाज का एक धार्मिक पुस्तक है ना, है। आर्य समाज का एक क्या है? धर्म ग्रंथ है। ये धर्म ग्रंथ है बच्चों किसका? आर्य समाज का। अब हम लोग इसी से एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है बच्चों कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, है ना। इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है 10 अप्रैल 1875 को हुआ है। कहाँ हुआ है बच्चों? मुंबई में हुआ है। चलिए आज का यहीं तक बच्चों। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और जो भी प्रॉब्लम है बच्चों आप लोग कमेंट में शेयर ज़रूर करें, तभी मैं आप लोग की प्रॉब्लम को समझ पाऊँगी और उसको आगे सॉर्ट आउट कर पाऊँगी। इसलिए बच्चों आज के लिए यही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, है ना।